स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के YouTube चैनल पर। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि पारिभाषिक शब्दावली की जो क्लासेस हैं वो अपने स्टार्ट करेंगे 25 नवंबर से। तो आज 25 नवंबर को आपकी पहली क्लास जो है वो अपलोड हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये क्लासेस का सीन क्या है, इनका क्या शेड्यूल रहने वाला है। तो ये एक दिन छोड़ के एक दिन होगी आपकी। ठीक है, जैसे ए लेटर की आज 25 को आ गई, फिर 27 को बी लेटर की आएगी, फिर 29 को सी की आएगी। उसका रीजन, ये गैप देने का रीजन ये है कि आप ताकि उसको रिवाइज कर पाओ। ठीक है, ए लेटर से अगले दिन मैंने फिर बी की करवा दी तो आप उसको रिवाइज नहीं करोगे। ठीक है, तो उसको रिवाइज करते रहना, इसलिए मैंने उसमें एक दिन का गैप दिया है। तो ये अपने 15 जनवरी तक कंप्लीट कर लेंगे शब्दावली। पैरेलल में अपने मुहावरे की भी कुछ मुहावरे और लोकोक्ति की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। देखो, लोकोक्ति सारी पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है 1100 पेज की पीडीएफ को, लेकिन उसमें से जो भी टॉप की 100 लोकोक्तियां होंगी उनकी अपने एक अलग पीडीएफ बना लेंगे। ठीक है, मुहावरे अपने लगभग सारे ही करने की कोशिश करेंगे। तो अपने पारिभाषिक शब्दावली, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। एक पार्ट में अपने इसके कठिन शब्दों को पढ़ेंगे, एक पार्ट में इसके सरल शब्दों को पढ़ेंगे। 2 पीडीएफ अवेलेबल करवा चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, ऐसे ही लेटर वाइज आती रहेगी, लास्ट में फिर इनको मर्ज करके आपको एक ही पीडीएफ दे देंगे जो कि 260 या फिर 301 पेज की बनेगी मुश्किल से। ठीक है, तो इसके अंदर अपने स्टार्ट करते हैं। क्लास के अंदर मैं आपको कठिन शब्द भी पढ़ाऊंगा, सरल भी पढ़ा दूंगा लास्ट में जाते जाते ऐसे। ठीक है, उनमें आप वैसे तो आपको वो आते हैं, बट मैं आपको क्लास के हिसाब से पढ़ा दूंगा सारे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपको गृह मंत्रालय का जो आधिकारिक डॉक्यूमेंट है वहां से ये सारी की सारी शब्दावलियां ली हुई है, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इसमें। सबसे पहले आप कोई 20 एक पेज जो है ना, व्हाइट पेज, वो अपने पास में रखना, या फिर कोई एक पतली कॉपी रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसमें कुछ आपको मैं नोट लिखवाऊंगा पारिभाषिक शब्दावली से रिलेटेड। वो नोट आप लिखते रहना, वो आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। ठीक है, और एक मैं आपको कुछ चीजें इसमें समझा देता हूँ। पहली क्लास तो सभी के लिए मस्ट है, देख लेना भाई, तुम्हारा फायदा हो रहा है। ठीक है, तुम्हारे शेड्यूल में प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप कंटिन्यू लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो इन सबको मर्ज करके बाद में भी अपने डाल देंगे। ठीक है, 26 क्लासेस का एक मर्जर वीडियो भी अपने डाल देंगे लास्ट में, ताकि आप रिवीजन कर पाओ एग्जाम से पहले एक ही क्लास के अंदर। ठीक है, बाकी मेरी पर्सनल राय तो आपको यही रहेगी, आप लेटर वाइज लगाओगे तो ज्यादा बेटर है, साथ साथ याद हो जाएगी। एक साथ याद करना बहुत मुश्किल है। तो यहां पर मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। जैसे ये आपको बोल्ड दिख रहे होंगे, अबेंडन वाली सीरीज के जितने भी शब्द हैं ये आपको बोल्ड दिख रहे होंगे, इसका मतलब है इन सबका लगभग सेम अर्थ है। ठीक है, इसी प्रकार से इसके बाद एबेट से रिलेटेड जो वर्ड हैं वो आपको दिख रहे होंगे, बोल्ड नहीं है वो, तो वो सारे एक जैसे हैं। फिर ये एब्रीविएशन से रिलेटेड एक जैसे बोल्ड कर दिए मैंने, तो ये एक ही फैमिली के वर्ड हैं। ठीक है, तो इनको याद करना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहला वर्ड जो 196 कठिन शब्द हैं, इसमें ध्यान रखना ए से रिलेटेड। सबसे पहला वर्ड है अबेंडन। अब अबेंडन का क्या अर्थ होता है, जैसे अभी न्यू ईयर आने वाला है और आप लोग रेजोल्यूशन लेते हो न्यू ईयर पे कि मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। अब छोड़ते आप कितनी को हमें भी पता है, ठीक है, लेकिन अबेंडन यानी सिगरेट अबेंडन कर दूंगा, इसका मतलब है छोड़ देना या त्याग देना। ठीक है, ये सेम सेम अर्थ है, या परित्याग करना। ठीक है, कोई भी एक याद कर लो। देखो ध्यान रखना, जिनमें स्लैश यूज हुआ है, स्लैश है ना, इसका मतलब है वो एक जैसे अर्थ वाले हैं। उनमें आपसे ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि निम्न में से इस शब्द का अर्थ नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, जिनमें ये 1 2 3 4 यूज हुए हैं उनमें पूरी पूरी संभावना है ये प्रश्न बनने की कि निम्न में से अबैट का अर्थ नहीं है। समाप्त करना, उपशमन करना, देखो ये समाप्त करना, उपशमन करना बहुत ही अलग अलग वर्ड है। ठीक है, इसलिए इनको 1 2 3 के रूप में लिखा है कि ये भी इसका एक अन्य अर्थ है। एक और आपको चीज बताता हूं, जिन शब्दों के ब्रैकेट में विधि लिखा हुआ है, तो एक भाई ने कमेंट किया था कि विधिक शब्दावलियां भी प्रोवाइड करवाओ, ये तो प्रशासनिक है। अरे भाई, यही होती है विधिक शब्दावलियां भी, विधि में कोई अलग से यूज नहीं की जाती, यही यूज की जाती है। तो ये जैसे अबैटमेंट है, तो इसका उपशमन जो अर्थ है वो लॉ के संदर्भ में यूज किया जाता है, विधि के संदर्भ में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको इनको अच्छे से याद करना है, जिन शब्दों के ब्रैकेट में विधि लिखा हुआ है। तो ये आप नोट डाउन करते हुए चलें कि जिन शब्दों के ब्रैकेट में विधि लिखा हुआ है वो आपको
याद करने ही करने हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनका बहुत ही डिफरेंट अर्थ होगा, तो वो भी आप नोट करते चलना साथ साथ, वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहला वर्ड था अबेंडन। अबेंडन का अर्थ होता है ना, सिगरेट से इसको जोड़कर आप पढ़ सकते हो। देखो प्रशासनिक अर्थों में इसको कैसे प्रयोग किया जाता है, आपको क्या लेना देना उससे, वो तो उस डॉक्यूमेंट में भी दिया हुआ था, वहां से भी पढ़ सकते थे। यहाँ इसको अपना काम है इसको याद करना, एग्जाम ओरिएंटेड रखना इस चीज को, ठीक है। तो आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से लिंक करके चीजों को देखना है। तो अबेंडन का अर्थ होता है छोड़ देना या फिर त्याग देना या फिर परित्याग करना। अब अबेंडन से रिलेटेड ही शब्द आते जाएंगे, जैसे अबेंडन्ड। अबेंडन्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है इसकी, ठीक है। अबेंडन्ड का मतलब क्या हो गया, पास्ट टेंस में आ जाएगा, छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ या परित्यक्त, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सेम ही अर्थ वाले शब्द हैं। जैसे अबेंडन्ड एसेट्स, एसेट्स क्या होती है, परिसंपत्ति, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी एसेट्स होंगी, ठीक है। तो अबेंडेंड एसेट्स का मतलब वही हो गया, छोड़ी हुई, त्यागी हुई या फिर परित्यक्त परिसंपत्ति, ठीक है। इसके अलावा अबेंडेंड कार्गो, तो कार्गो का तो मीनिंग कार्गो ही है, छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ या फिर परित्यक्त कार्गो। अब एक चीज ध्यान रखना, ऐसे शब्द आपसे कभी भी नहीं पूछे जाएंगे कि अबेंडेंड कार्गो का अर्थ क्या है, ठीक है, क्योंकि कार्गो का कार्गो ही है। जब डॉक्यूमेंट में ही कार्गो लिखा है तो एग्जामिनर क्या ही क्वेश्चन बना लेगा इस पे, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा वर्ड है अबेंडनमेंट। अबेंडनमेंट का अर्थ होता है छोड़ना, त्याग या फिर परित्याग, ठीक है। अलग अलग शब्दों के प्रकार दिए हुए हैं लेकिन अर्थ सेम ही है, अबेंडन का छोड़ना, त्यागना या परित्याग करना। इसके आगे कुछ भी लगा ले, आपको सिर्फ अबेंडन का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहले आपको 5 वर्ड सीधे सीधे याद हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है। लाइक करो, पहले लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर लो अगर नए हो तो। आगे देखते हैं, आगे 3 वर्ड सेम है। अबेट, कैसे याद करोगे अबेट को, तो बैट से याद कर लो। जब किसी के बैट मारते हैं सिर में, अगर आपने किसी के बैट मार दिया तो फिर बचा क्या। और आपने 100%, जितने लोग क्रिकेट खेलते हैं एक बार तो किसी न किसी के बैट आपने पक्का मारा होगा, ठीक है। तो बैट मारने के बाद में समाप्ति होती है, फिर कुछ बचता नहीं है। तो अबेट का अर्थ हो गया समाप्त करना या फिर दूर करना, ठीक है। जब आपने किसी को समाप्त कर दिया तो आपको कोर्ट में फिर शमन होना पड़ेगा कहीं पर भी, ठीक है। तो उपशमन करना भी इसका एक अर्थ होता है, समाप्त करना भी इसका अर्थ होता है, या दूर करना। इसका मतलब समाप्त करना है तो कम करना भी होगा, उसकी लाइफ आपने कम कर दी बैट मार के, ठीक है। तो कम करना या फिर घटाना एक जैसी वर्ड है, या कमी करना या कमी होना, ठीक है। तो ये सारे अबेट के अर्थ है। ऐसे याद रख लो कि बैट मार दिया तो फिर समाप्ति है, उसके बाद फिर तो शमन भी होना पड़ेगा और उसकी लाइफ भी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये अबेट के मीनिंग थे, ठीक है। अब अबेट से ही रिलेटेड वर्ड आते रहेंगे, जैसे अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब क्या हो गया, कमी, छूट या फिर उपशमन, ठीक है। उपशमन लॉ के संदर्भ में यूज किया जाता है, विधिक शब्दावली है ये एक। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से अबेटमेंट का अर्थ नहीं है कमी, छूट, उपशमन या फिर त्याग, तो फिर त्याग नहीं होगा उसका, ठीक है। तो आप एक चीज और नोट कर लो, जिन शब्दों के 3 अर्थ लिखे हुए हैं उनके 100% पॉसिबिलिटी है इस प्रकार के प्रश्न आने की कि निम्न में से इसका अर्थ नहीं है, ठीक है। जिनमें 3 अर्थ लिखे हुए हैं 100% आएगा वो एक आधा प्रश्न। तो अबेटमेंट का अर्थ हो गया कमी, छूट या फिर उपशमन लीगल रेफरेंसेस में। और अबेटमेंट सर्टिफिकेट का क्या मतलब हो गया फिर, तो अबेटमेंट का मतलब कम करना भी होता है, तो इसका मतलब कटौती। अबेटमेंट यानी कटौती, और सर्टिफिकेट आप जानते हो प्रमाण पत्र को बोलते हैं, तो अबेटमेंट सर्टिफिकेट हो गया कटौती प्रमाण पत्र। तो ये अबेट फैमिली थी, बेट मारते ही समाप्ति है, फिर शमन भी होना पड़ेगा, जीवन भी आपने किसी का कम कर दिया, ठीक है। तो ये सारे अबेट से रिलेटेड वर्ड थे। आगे चलते हैं, एब्रीविएशन, ठीक है। जैसे आप एब्रीविएशन यूज करते हो, जैसे एमएलए को अपने, जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एमएलए लिखते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या लिखते हो, एमपी लिखते हो। इस प्रकार इसको बोलते हैं एब्रीविएशन, ठीक है, संक्षिप्ति, छोटा करना।
तो एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्ति। एब्रीविएशन का क्या मतलब होता है? संक्षिप्ति। और एब्रीविएट का क्या मीनिंग हो जाएगा फिर? संक्षिप्त करना या सार निकालना। ये इसकी क्रिया रूप है, यानी कि वर्ब फॉर्म है। तो एब्रीविएट का मीनिंग हो गया संक्षिप्त करना या फिर सार निकालना, और एब्रीविएशन आप जानते ही हो संक्षिप्ति। जैसे एमपी लिखते हैं, एमएलए लिखते हैं, बीए लिखते हैं, एमए लिखते हैं। अगला वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट से रिलेटेड दो एक जैसे वर्ड हैं। तो एब्डिकेट को कैसे याद करोगे? तो एब्डिकेट को याद करने का सिंपल सा तरीका है, एबीडी आप जानते हो, एबीडी यानी कि एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स के बारे में आप सब जानते हो कि उन्होंने बहुत जल्दी संन्यास ले लिया था, यानी बहुत जल्दी उन्होंने पद जो है वो छोड़ दिया था। तो एबीडी ऐसे याद कर सकते हो। एब्डिकेट का मीनिंग हो गया पद छोड़ना, पद त्यागना, या फिर सत्ता छोड़ना या सत्ता त्यागना, या फिर अधिकार छोड़ना या अधिकार को त्यागना। ये सारे इसके मीनिंग है एब्डिकेट के। ठीक है, इसी प्रकार एब्डिकेशन का भी यही मीनिंग हो जाएगा, पद त्याग, सत्ता त्याग या फिर अधिकार त्याग। ठीक है, तो ये हो गया एब्डिकेट। एबी डिविलियर्स से इसको आप याद रख सकते हो कि जल्दी उन्होंने पद त्याग कर दिया था। इसके बाद है एबडक्ट। एबडक्ट, ठीक है, पंजाबी में अगर आप जानते हो तो चलो रहने दो, पंजाबी बहुत कम लोग जानते हैं, डकना को क्या बोलते हैं। ठीक है, वैसे याद करवा देता हूं मैं आपको। एबडक्ट का अर्थ होता है अपहरण करना या फिर अगवा करना किसी को। ठीक है, डक्ट पंजाबी अगर जानते हो तो मैं याद करवा देता, बट आप जानते नहीं हो, मुझे पता है। गंगानगर हनुमानगढ़ साइड से बहुत कम लोग हैं, ठीक है, राजस्थान के। तो एक बार जरा हाजिरी तो लगा दो, गंगानगर वाला की ताकत है। ठीक है, तो एबडक्ट अपहरण करना या फिर अगवा करना। ठीक है, तो अबडक्केशन का मीनिंग क्या हो गया? अपहरण या अगवा। ठीक है, और अबडक्ट का मतलब क्या हो गया? अपहरण करना या फिर अगवा करना। ठीक है, तो ये दो वर्ड हो गए। इसके बाद अगला वर्ड है एबेट। देखो, आप सब जानते हो बेट का क्या मीनिंग होता है। बेट का मतलब होता है सट्टा लगाना। ठीक है, और सट्टा जब लगता है तो एक बार आप जीतते हो, फिर आप में एक मोटिवेशन आता है कि और कमा लेते हैं, और कमा लेते हैं, फिर आप हारना शुरू करते हो। ठीक है, फिर हारते हो, फिर लगता है कि और कमा लेंगे, और कमा लेंगे। मतलब आपको मोटिवेशन मिलता रहता है, लेकिन वो बैड मोटिवेशन है। ठीक है, दुष्प्रेरित करना। एबेट का मीनिंग हो गया दुष्प्रेरित करना। सट्टा दुष्प्रेरण का ही कार्य करता है, तो एबेट का मीनिंग हो गया दुष्प्रेरित करना। इसी प्रकार एबेटमेंट का अर्थ हो गया दुष्प्रेरण। ठीक है, तो सेम ही वर्ड है ये। तो अगला वर्ड है एबेंस। एबेंस को याद करने का सिंपल तरीका है कि अबे रुक ऐसे बोलते हैं ना अपने, तो रुक यानी रोकना। तो एबेंस का मीनिंग हो गया अस्थायी रोक लगाना। ठीक है, अस्थायी रोक को बोलते हैं एबेंस। अस्थायी रोक का मतलब हो गया स्थगन। ठीक है, या फिर प्रास्थगन, एक जैसे ही वर्ड है ये तो। ठीक है, स्थगन, अस्थायी रोक या प्रास्थगन। एबेंस, एबेंस को सीधा याद कर सकते हो अबे रुक यानी कि रोकना से आप इसको लिंक कर सकते हो, अस्थायी रोक के लिए यूज करते हैं। अगला वर्ड है एबाइड। एबाइड में आप याद रखना ये तीन वर्ड हैं। बिड, बिड का अर्थ होता है बोली या फिर नीलामी। जब कोई बोली लगती है तो बोली लगाने वाला हमेशा अपनी बात पर क्या रहता है? कायम रहता है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि खाली बोली लगा दी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसको कायम रहना पड़ता है अपनी बात पे, जितनी बोली लगाई उतने देने पड़ते हैं। तो कायम रहना या फिर दृढ़ रहना एबाइड का मीनिंग है। ठीक है, इसका मतलब पालन करना भी इसका अर्थ है। दृढ़ रहना या कायम रहना, तो फिर पालन करना भी एबाइड है, या फिर मान लेना, है ना, सेम ही बात है ये तो सारे। तो ये भी वर्ड आप हाईलाइट कर लें इसको अच्छे से, क्योंकि इसमें तीन अर्थ लिखे हुए हैं, तो आपसे उस प्रकार से ये पूछा जा सकता है कि इसका कौन सा अर्थ नहीं है। यहाँ पर चौथा आपको हो सकता है वो स्थगन दे दे। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं। तो मैं आपको जो नोट लिखवाते हुए चल रहा हूँ वो सारे लिख लेना, कि ब्रैकेट में जिनके विधि लिखा हुआ है वो सारे इंपॉर्टेंट है, उनको याद करना है। जिनके तीन अर्थ लिखे हुए हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, उन सबको याद करना है। ठीक है, और आगे कुछ स्पेशल वर्ड्स भी आपको बताऊंगा, वो भी आपको याद करने हैं अच्छे से। अगला वर्ड है एबनॉर्मल। तो नॉर्मल तो आप जानते हो, नॉर्मल यानी सामान्य, एबनॉर्मल यानी असामान्य।
अब इसी में आपको आगे उपसर्ग लगा लगा के वो शब्द देगा। अब नॉर्मल का अर्थ हो गया अनुचित, ठीक है, असामान्य या असाधारण। अपसामान्य, चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अपसामान्य में कितने उपसर्ग हैं, सारे उपसर्ग लिख देना, मूल शब्द क्या है और प्रत्यय कौन सा है, ठीक है। अपसामान्य में क्या है, फिर देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है, ठीक है। अपसामान्य में ध्यान रखना उपसर्ग जितने हैं, फिर मूल शब्द, फिर प्रत्यय कौन सा है, वो सब लिख देना। अस्वाभाविक, अस्वाभाविक भी एबनॉर्मल को ही बोलते हैं, जो सामान्य नहीं है वो होता है एबनॉर्मल। तो ये इतने सारे इसके अर्थ हैं। अब एबनॉर्मल से रिलेटेड वर्ड ही आगे आते जाएंगे। एबनॉर्मल डिमांड, डिमांड को बोलते हैं मांग, तो अनुचित मांग कह लो, अस्वाभाविक मांग कह लो, या फिर असामान्य मांग कह लो, एक ही बात है। एबनॉर्मल इंक्रीज, इंक्रीज का अर्थ होता है बढ़ना या फिर वृद्धि, तो असामान्य या फिर अपसामान्य वृद्धि, ठीक है। जैसे कीमतों में एबनॉर्मल इंक्रीज हुआ है। एबनॉर्मल मेथड का क्या मतलब होता है, तो मेथड होती है पद्धति, ठीक है, तो असामान्य पद्धति। एबनॉर्मल प्राइस, प्राइस होता है मूल्य, तो असामान्य मूल्य। एबनॉर्मल प्रॉफिट, तो असामान्य या फिर अस्वाभाविक लाभ, कोई भी अर्थ हो सकता है, ठीक है। तो ये सब तो आप जानते ही हो, ये आपको बताने की आवश्यकता है नहीं। इसके बाद एबोर्ड, एबोर्ड, एबोर्ड भी आप जानते हो, बहुत सारी फिल्मों में आपने ये वर्ड सुना होगा, एबोर्ड करना, यानी कि जहाज पर, जहाज में या फिर पोत पर। एबोर्ड आप जानते हो इजीली, ठीक है, जहाज के पर, जहाज पर या फिर जहाज के अंदर या फिर पोत पर, ठीक है, तो ये एबोर्ड होता है। इसके बाद में अगला वर्ड है एबोलिश। तो इसमें आप ऐसे याद कर लेना कि जो बोली है अपनी, वो अब हो रही है समाप्त, वो उन्मूलन हो रहा है उसका, क्योंकि आजकल पेरेंट्स क्या है, बच्चों को सिखा रहे हैं इंग्लिश, इंग्लिश, और जिनको पेरेंट्स को नहीं आती इंग्लिश वो हिंदी सिखा रहे हैं फिर, ठीक है। तो बागड़ी बोलने वाला या फिर मारवाड़ी बोलने वाला तो रहेगा ही को नहीं, ठीक है। फिर अगली जनरेशन है जो कि बिन तो फिर सिखाने की स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब मेरी तो क्या मजबूरी है, नहीं तो मैं तो बागड़ी में सारी क्लास लगा दूं, क्योंकि राजस्थान के अंदर थोड़ी भाषाई विविधता ज्यादा है, तो फिर हिंदी में लगानी पड़े क्लास, ठीक है। नहीं तो मैं तो राजी हूँ बागड़ी में, मैं तो टेलीग्राम पर मैसेज भी बागड़ी में करूं। तो एबोलिश, एबोलिश का क्या मीनिंग होता है, तो बोली हो रही है समाप्त या उन्मूलन हो रहा है उसका, तो एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना या फिर उन्मूलन करना, ठीक है। इसी प्रकार एबोलिशन का भी मतलब वही सेम हो जाएगा, उन्मूलन, समाप्ति। लेकिन ये वर्ड याद कर लेना, ये आपने उत्साधन बहुत जगह पर वर्ड यूज किया होगा या सुना होगा, तो ये लीगल रेफरेंसेस में, विधि के संदर्भ में इसको अपने प्रयोग में लाते हैं, तो उत्साधन आप नोट डाउन करके रखना इसको, ठीक है। जो विधिक शब्द है उनको आप अलग से भी कर सकते हो, आपसे पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशल लिखा हुआ है विधिक शब्दावली, ठीक है। तो एबोलिश को याद करने का सिंपल तरीका, बोली जो है अपनी वो समाप्त हो रही है, ठीक है, तो उससे रिलेट करके आप पढ़ सकते हो। अबव को आप सभी जानते हो, अबव का मतलब के ऊपर, है ना, बहुत सारे अर्थ हैं, ऊपर, उपयुक्त, ये सारे इसके अबव के अर्थ हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन रेफरेंस में यूज करते हैं, जैसे तो के ऊपर, के परे, है ना, से अच्छा, जिससे जैसे कंपैरिजन में अपने दिखाते हैं कि ये उससे अच्छा है, तो से अच्छा भी यूज करते हैं, से अधिक है, उससे ज्यादा है, तब भी अपने अबव का ही यूज करते हैं, ठीक है। या फिर ऊपर या विशेष रूप से, तो ये देखो, वैसे तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा अबव, ये क्या शब्द है। एग्जामिनर वो शब्द ढूंढता है जो बहुत ही डिफरेंट हो, अलग लगे, या आपको कंफ्यूज किया जाए। आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि एक्ट जो वर्ड है, ACT एक्ट, उसमें एक तो स्पेलिंग होती है जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, एक जो होती है वो कभी कैपिटल लेटर्स में आता ही नहीं है एक्ट, वो हमेशा स्मॉल लेटर वाला एक्ट है। तो उनमें क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे अपने, ठीक है। तो वो होते हैं प्रश्न पूछने वाले, ये अबव के जो मीनिंग दे रखे हैं ये पूछने वाले नहीं है, तो इन पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना इनको याद करने में, बस अबव का याद रखना, ऊपर अर्थ होता है, तो इससे रिलेट करते हुए सारे अर्थ आ जाएंगे। इसी प्रकार अब जैसे अबव एवरेज का है, तो अबव एवरेज का मतलब है औसत से अधिक। आ गया वर्ड जिसका मैं इंतजार कर रहा था, अबव बोर्ड। ऐसे जो शब्द मैंने लाल
हाईलाइट किए हैं, रेड कलर में जो हाईलाइट किए हुए शब्द हैं, ये तो आपको मर के भी याद करने हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनमें से एक आधा तो पक्का ही पूछा जाएगा। उसका रीजन ये है, कोई भी आदमी अनुमान ही नहीं कर सकता कि अबव बोर्ड का अर्थ प्रकट रूप से या फिर ईमानदारी से हो सकता है। कोई भी अनुमान नहीं कर सकता। अनुमान जैसे अपने लगाते हैं ना कि अबव का मतलब ऊपर हो गया, बोर्ड का मतलब बोर्ड हो गया, तो बोर्ड से ऊपर, बिल्कुल ही डिफरेंट अर्थ है इसका, ठीक है। तो आप वर्ड टू वर्ड अनुमान नहीं लगा सकते। ऐसे वर्ड आप अच्छे से नोट डाउन करके रखें, ठीक है। हाईलाइट करना चाहो तो हाईलाइट कर सकते हो, अलग पेज पर लिखना चाहो तो अलग पेज पर लिख सकते हो। जो रेड मैंने आपको हाईलाइट करके दिए हुए हैं, तो अबव बोर्ड का अर्थ है, लास्ट में, क्लास के लास्ट में मैं आपको इसका रिवीजन भी करवा दूंगा रेड वालों का। अबव बोर्ड का अर्थ होता है प्रकट रूप से या फिर ईमानदारी से, ठीक है। इनमें से कुछ ना कुछ तो पूछा जाएगा ही जाएगा आपसे। अबव पार का मतलब, जैसे अबव पार स्कोर क्या है अपने बात करते ही हैं, तो अधिमूल्य पर, ठीक है। अगला वर्ड है एब्रिज। देखो, ब्रिज का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना, लेकिन ये एब्रिज है तो ये दोनों को अलग करेगा, यानी कि कम करेगा। तो कम करना होता है एब्रिज, जैसे शक्ति कम करना है ना, या फिर कोई रिपोर्ट है मान लो, उसको संक्षिप्त रूप में लिखना है तो उसको भी एब्रिज ही बोलते हैं, ठीक है। तो संक्षिप्त करना भी एब्रिज होता है, कम करना भी एब्रिज होता है। याद करने का तरीका क्या है, ब्रिज का अर्थ तो जोड़ना होता है, लेकिन एब्रिज का अर्थ, क्योंकि उसके आगे फिर उपसर्ग लगा है नेगेटिव वाला, तो जोड़ने का उल्टा कर देना, कम करना, ठीक है। इसी प्रकार जैसे एब्रिज्ड रिपोर्ट है तो वो संक्षिप्त रिपोर्ट हो जाएगी। फिर एब्रिजमेंट का अर्थ क्या हो जाएगा, संक्षेप या संक्षेपण या फिर कमी, ठीक है। तो ये आप इजीली याद कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एब्रिज एक याद किया, बाकी आपके इजीली याद हो जाएंगे। देखो ये सारे बोल्ड किए हुए हैं, इसका मतलब ये एक ही फैमिली के वर्ड है। इसी प्रकार से जैसे अबव वाले एक जैसे हैं, ये बोल्ड नहीं किए हुए। ठीक है, अगला वर्ड जो है इसको बहुत ही अच्छे से आपको याद करना है, एब्रोगेट। एब्रोगेट को आपको याद ही करना पड़ेगा। इसका अर्थ होता है निरस्त करना। निरस्त का मतलब तो रद्द करना ही होता है, ठीक है। निरस्त करना या रद्द करना एक अर्थ है एब्रोगेट का। दूसरा इसका अर्थ जो लीगल रेफरेंस में यूज करते हैं विधिक शब्दावली में, वो है निराकरण करना, ठीक है। एक अर्थ हो गया निरस्त करना या फिर रद्द करना, दूसरा अर्थ हो गया निराकरण करना, ठीक है। ये अपने लॉ के रेफरेंस में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एब्रोगेट, तो इसको आप अच्छे से याद करें। अगला वर्ड जो मैंने आपको रेड में दिया है, इसको आप अलग से नोट डाउन कर लें। ऐसे शब्द जो हैं ये हमेशा ही पूछे जाते हैं, जैसे एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर जो है उसका अर्थ होता है भगोड़ा या फिर फरार, ठीक है। भगोड़ा या फिर फरार या फिर फरारी, इसमें ई आपने प्रत्यय लगाया तो ये फरारी भी बन जाता है, कार वाला फरारी नहीं है, ठीक है। तो ये फरारी भी होता है, फरार, फरारी, ठीक है। तो एब्सकॉन्डर का अर्थ क्या होता है, फरार या फिर भगोड़ा। तो आप एब्सकॉन्डर को आप विजय माल्या से लिंक करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लेना जो रेड में मैंने आपको कलर में करके दिए हैं। एब्सेंट डिबेटर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, नहीं किया ना, करो अभी, अभी करो, ठीक है। लाइक भी करो। एब्सेंट डिबेटर, एब्सेंट तो आप जानते ही हो, एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित। लेकिन ये जो है इसमें ध्यान रखना, एब्सेंट डिबेटर क्या होता है। डिबेटर आप, एक तो होता है लेनदार और एक होता है देनदार। तो लेनदार का मतलब तो क्रेडिटर हो गया, ठीक है, और डिबेटर का अर्थ हो गया देनदार। जैसे आपके अकाउंट में ज्यादातर जो जयपुर में रहते हैं लोग, उनके तो डिबेट ही होते हैं, क्रेडिट तो 1 तारीख को ही हो जाते हैं, उसके बाद में तो होते नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो पूरे महीने डिबेट ही चलता है। तो डिबेटर का अर्थ होता है देनदार, ठीक है। तो एब्सेंट डिबेटर यानी कि फरार देनदार। एब्सेंट डिबेटर देनदार हो गया, जो एब्सेंट है इसका मतलब वो फरार हो गया फिर, ठीक है। तो फरार देनदार बहुत है, फरार देनदार तो कमी नहीं है कोई, पूरा फ्रेंड सर्किल ही भरा पड़ा है फरार देनदारों से। तो एब्सेंटी, एब्सेंटी क्या होता है, एब्सेंटी होता है अनुपस्थित, ठीक है। एब्सेंट से ही बना हुआ वर्ड है एब्सेंटी यानी कि अनुपस्थित।
इसी प्रकार एब्सेंटिज्म जो है, इसमें भी आपको इंग्लिश के सफिक्स यूज किए गए हैं इज्म वाले। तो एब्सेंटिज्म का मतलब हो गया अनुपस्थिति, ठीक है। एब्सेंस भी अनुपस्थिति होती है, ठीक है। इसके अलावा एब्सेंटी स्टेटमेंट, ये किसी एग्जाम में आया हुआ है तो इसको अच्छे से याद कर लेना। एब्सेंटी तो अनुपस्थिति होता ही है, स्टेटमेंट होता है विवरण। स्टेटमेंट का अर्थ क्या होता है? विवरण, ना कि कथन, ठीक है। पारिभाषिक शब्दावली में या प्रशासनिक अर्थों में स्टेटमेंट का अर्थ होता है विवरण। तो एब्सेंटी स्टेटमेंट का मीनिंग हो गया अनुपस्थिति विवरण। अगला वर्ड है एब्सलूट। एब्सलूट से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड आएंगे, जल्दी जल्दी इनको याद कर लेते हैं। एब्सलूट आप जानते हो, एब्सलूट का मतलब एब्सलूट पावर, जैसे अपने बोलते हैं कि पूर्ण शक्ति या फिर स्पष्ट शक्ति, है ना, या फिर निरपेक्ष शक्ति अपने बोलते हैं, ठीक है। एब्सलूट पावर अपने बोलते हैं बहुत बार वर्ड, लोक प्रशासन वालों को अच्छे से पता है। तो एब्सलूट का मतलब होता है पूर्ण, ठीक है, या फिर स्पष्ट या फिर निरपेक्ष, ठीक है। तो ये तीन अर्थ होते हैं इसके, पूर्ण, स्पष्ट या फिर निरपेक्ष। अब एब्सोल्यूट से रिलेटेड आ गया एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस आप जानते हो एक्सेप्ट से बना है, यानी कि स्वीकृति, तो पूर्ण स्वीकृति। एब्सोल्यूट अथॉरिटी, अथॉरिटी आप जानते हो प्राधिकार को बोलते हैं, ठीक है। तो पूर्ण प्राधिकार या फिर पूर्ण प्राधिकारी, ठीक है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट का हो सकता है आप समझौता अर्थ जानते हो, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट ही जानते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रशासनिक अर्थों में कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ संविदा होता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग हो गया निरपेक्ष संविदा, ठीक है। एब्सोल्यूट कन्वीनियंस, ठीक है। कन्वीनियंस का अर्थ होता है हस्तांतरण करना, तो पूर्ण हस्तांतरण जो है एब्सोल्यूट कन्वीनियंस का अर्थ है, ठीक है। एब्सोल्यूट कन्विक्शन, कन्विक्शन अगर आपको नहीं पता है तो कन्विक्शन का अर्थ होता है विश्वास करना, ठीक है। विश्वास की इस प्रकार से अपने बहुत सारे वर्ड आएंगे जिनको लिंक करके पढ़ सकते हैं अपने, है ना। जैसे कन्विक्शन कि मैं आपको कन्विक्शन के साथ ये कह सकता हूं, इसका मतलब है मैं विश्वास के साथ आपको ये कह सकता हूं। तो कन्विक्शन का मतलब होता है विश्वास, यानी एब्सोल्यूट कन्विक्शन का मतलब हो गया पूर्ण विश्वास, ठीक है। एब्सोल्यूट डिस्क्रिएशन, इसका मतलब क्या होता है? अगर आपने गवर्नर या राज्यपाल टॉपिक पढ़ा है तो वहां पर उसकी स्वविवेकीय शक्तियां आती हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स आती है। तो डिस्क्रिशन का मतलब होता है विवेक, है ना। तो एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन का मतलब होता है पूर्ण विवेक। एब्सोल्यूट एस्टेट का अर्थ क्या होता है? तो एस्टेट आप जानते हो, रियल एस्टेट वाला एस्टेट है ये। रियल एस्टेट में इसका क्या मतलब होता है? संपदा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एस्टेट का मतलब हो गया निर्बाध संपदा, ना कि पूर्ण संपदा। निर्बाध संपदा आप याद करना, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एस्टेट मतलब हो गया निर्बाध संपदा। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बोलते हैं हित को, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है? जनहित, ठीक है। उसी प्रकार से एब्सोल्यूट इंटरेस्ट हो गया पूर्ण हित। एब्सोल्यूट लॉ का मीनिंग हो गया परिपूर्ण विधि, लॉ को विधि बोलते हैं। एब्सोल्यूट लेवल का मतलब हो गया कि कुल स्तर कितने हैं, ठीक है, कितने एब्सोल्यूट लेवल होंगे, ठीक है। इसके बाद एब्सोल्यूट मोनोपोली। मोनोपोली का अर्थ आप जानते ही हैं, जैसे कि लोक बंधु पर आपको फेस करना पड़ता है कि आज किस पर वीडियो चाहिए और चारों ऑप्शन सेम ही होते हैं, तो उसको मोनोपोली बोलते हैं, ठीक है ना, कि पूर्ण एकाधिकार की स्थिति होना, ठीक है। एब्सोल्यूट ओनरशिप की बात, क्योंकि आपको मैंने पूछा था कि किसकी वीडियो चाहिए अगली, तो आपने सबसे ज्यादा वोट किया था करंट अफेयर्स की और सबसे कम आपने इंडियन हिस्ट्री के लिए वोट किया था। तो अगली क्लास जो होगी वो आप सबकी डिमांड पर फिर इंडियन हिस्ट्री की ही होगी, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ओनरशिप, ओनरशिप का क्या मतलब होता है? ओनरशिप आपने अगर लॉ पढ़ा है, आरएएस मेंस वाले स्टूडेंट हो तो पता ही है। अगर कहीं पर कब्जा किया है, कोई कब्जाधारी कास्ट से बिलोंग करते हो तो ओनरशिप तो आप जानते ही हो, ठीक है। पूर्ण स्वामित्व, एब्सोल्यूट ओनरशिप का मतलब हो गया पूर्ण स्वामित्व, ओनरशिप मतलब हो गया स्वामित्व, ठीक है। एब्सोल्यूट स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का क्या मतलब होता है? स्कार्सिटी का जैसे स्कार्स हो जाते हैं ना, है ना, कमी होना। तो एब्सोल्यूट स्कार्सिटी का मतलब होता है भारी कमी। एब्सोल्यूट का मतलब हो गया बहुत ज्यादा, भारी कमी या अत्यधिक कमी होना, एब्सोल्यूट स्कार्सिटी। ये याद कर लेना। ये क्यों? क्योंकि
आप देखो एब्सोल्यूट टाइटल से आप पूर्ण हक अर्थ नहीं निकाल पाओगे कभी भी। ये तो एब्सोल्यूट लॉ से तो आप इजीली निकाल लोगे कि एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण और लॉ का मतलब होता है विधि, तो ये तो आप याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन एब्सोल्यूट टाइटल का अर्थ पूर्ण हक होगा, ये आप कभी भी नहीं निकाल पाओगे, इसलिए इनको अच्छे से नोट कर लेना अलग से जो रेड कलर में है। तो एब्सोल्यूट टाइटल का अर्थ होता है पूर्ण हक, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू तो वही है, निरपेक्ष मूल्य, आप जानते ही हो, ठीक है। इसके अलावा एब्सोल्व, एब्सोल्व का क्या मीनिंग होता है? एब्सोल्व का मतलब होता है जैसे कि सॉल्व करते हैं किसी चीज को, ठीक है, समाधान करते हैं या किसी को मुक्त करते हैं, तो सॉल्व से बना है एब्सोल्व। तो इसका मतलब हो गया दोष मुक्त करना किसी को, ठीक है, या फिर बरी करना या फिर विमुक्त करना, यानी कि सॉल्यूशन करना उसका, ठीक है। तो एब्सोल्व का मीनिंग ये हो गया। इसी प्रकार से अगला वर्ड है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का क्या मीनिंग होता है? एब्जॉर्ब करना यानी कि शामिल करना, ये भी आप जानते हो एब्जॉर्ब का मीनिंग क्या होता है, शामिल करना। इसी प्रकार एब्जॉर्पेशन, इसका अर्थ क्या होता है? शामिल, ठीक है, वही सेम एक जैसे ही वर्ड हैं दोनों के दोनों, शामिल, समावेशन, आमेलन, ठीक है, अवशोषण, ये सब एक जैसे हैं। अब ये आप अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हो तो एब्जॉर्बेशन का मीनिंग आप जानते हो, अवशोषण होता है, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो, अदरवाइज लोड मत लेना, ठीक है। एब्सटेन का क्या मीनिंग होता है? एब्सटेन, एब्सटेन का अर्थ होता है किसी चीज में भाग नहीं लेना, ठीक है, या फिर उससे विरत रहना, अलग रहना, उससे भाग नहीं लेना। एब्सटेन का मीनिंग होता है भाग नहीं लेना। आगे चलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड आप जानते हो, एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है सार। किसी भी चीज को पढ़ने के बाद जो अपने समरी होती है उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। क्या है इसका एब्स्ट्रैक्ट क्या है? तो एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है सार। जैसे आरएएस मेंस में भी आप सार लेखन करते हो, प्रीसी राइटिंग करते हो, समरी राइटिंग करते हो, तो वो उसका मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट यानी कि सार। एब्स्ट्रैक्ट बुक फिर क्या हो जाएगी? तो सार पुस्तिका, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कंटीजेंट बिल, इसका क्या मीनिंग है? कंटीजेंट बिल का क्या है? ये बोलना ही नहीं जा रहा, कंटीजेंट बिल, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कंटीजेंट बिल का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है संक्षिप्त। देखो ये आप जानते हो कंटिंजेंसी फंड होता है एक, ठीक है, सरकार का, यानी कि आकस्मिक निधि। तो आकस्मिक व्यय बिल क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट कंटीजेंट बिल। तो कंटीजेंट आप जानते हो आकस्मिक निधि, आप उसको याद कर सकते हो वहां से। तो एब्स्ट्रैक्ट है तो संक्षिप्त, आकस्मिक व्यय, और आगे बिल भी लिखा हुआ है तो बिल लगा देना बस। संक्षिप्त आकस्मिक बिल भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो ये इसके अर्थ है। अगला है एब्स्ट्रैक्ट शीट। शीट आप जानते हो पत्रक को बोलते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट शीट का मीनिंग हो जाएगा सार पत्रक। इसी प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट यानी कि सार विवरण। स्टेटमेंट मैंने आपको बताया प्रशासन में विवरण के रूप में यूज करते हैं, और जो एब्स्ट्रैक्टर होता है उसको बोलते हैं सारकर्ता, जो सार करके देता है। अगला वर्ड है एब्सर्ड, ठीक है। अगला वर्ड क्या है? एब्सर्ड। एब्सर्ड का अर्थ होता है निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। जैसे इसको आप मैच करना चाहो तो वैसे बहुत ही भद्दा लगेगा ये, लेकिन योगर्ट से मैच कर सकते हो। योगर्ट भी बहुत ही भद्दा होता है, कोई काम का नहीं होता, बिल्कुल ही टेस्टलेस होता है, तो वो भी निरर्थक, अर्थहीन या बेतुका सा होता है। उसको मतलब दही को आपको इतना मॉडिफाई करने की आवश्यकता थी नहीं, ठीक है। तो एब्सर्ड का मीनिंग होता है निरर्थक, अर्थहीन या फिर बेतुका। एब्सर्डिटी का मीनिंग भी वही हो गया फिर, निरर्थकता नाउन के रूप में, अर्थहीनता या फिर बेतुकापन, ठीक है, सेम मीनिंग वही हो जाएंगे, ठीक है, चाहे वो उसकी वर्ब फॉर्म हो, चाहे उसकी नाउन फॉर्म हो, चाहे एडजेक्टिव फॉर्म हो, ठीक है। इसके बाद अबेंडेंस जो वर्ड है, अबेंडेंस अगर आपने नहीं सुना है तो मेरे साथ तो इसकी मेमोरी भी है। ये हमारे 12th क्लास के अंदर आया था पैराग्राफ के अंदर, उसमें पैराग्राफ में से वो ढूंढने होते थे ना सिमिलर वर्ड्स, तो अबेंडन आया था कि इन प्लेंटी ऑफ, ठीक है। तो ये मुझे याद इसलिए क्योंकि मेरा तो गलत ही हुआ था, इसलिए याद है, तो ठीक है। अबेंडेंस का मतलब होता है ज्यादा होना, बहुतायत में होना या प्रचुरता में होना, ठीक है। तो अबेंडेंस का मीनिंग हो गया बहुतायत या फिर प्रचुरता।
अगले आप वर्ड जानते हो अच्छे से, एकेडमिक। एकेडमिक तो आप जानते ही हो, एकेडमिक यानी कि शैक्षिक, या फिर अकादमिक बोल लो, या शैक्षणिक बोल लो, या फिर विद्या संबंधी बोल लो, या इसको शास्त्रीय बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये सब एकेडमिक के ही मीनिंग है। शास्त्रीय आप अच्छे से याद कर सकते हो, एकेडमिक का मीनिंग शास्त्रीय भी होता है, याद रखना। इसी प्रकार एकेडमिक काउंसिल क्या हो जाएगी, फिर काउंसिल परिषद को बोलते हैं, तो वो अकादमिक परिषद या विद्या परिषद हो जाएगी। एकेडमिक डिस्कशन को क्या बोलेंगे, तो अकादमिक चर्चा बोलेंगे, डिस्कशन चर्चा होती है। एसिड, एसिड आपने बहुत किया होगा, जैसे कोई लिमिट एसिड करना होता है ना अकाउंट की, ठीक है। एसिड का मतलब क्या होता है, अधिमिलन होना किसी क्षेत्र का। एसिड का मीनिंग होता है मान लेना या फिर शामिल होना। एसिड आप जानते हो यार अच्छे से, लिमिट एक्सीड नहीं होती क्या, या वो एक्सीड होती है। अच्छा ये एसिड है, सॉरी सॉरी गलती होगी, ठीक है, एसिड है ये, ठीक है। एसिड का मीनिंग होता है मान लेना, ठीक है, या फिर शामिल होना किसी, या फिर जैसे मान लो कोई क्षेत्र, अगर आपको किसी, मान लो आर्टिकल 1 to 4 के अंदर एक आर्टिकल में प्रोविजन है कि जब भी कोई क्षेत्र शामिल किया जाता है, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में, उसका मतलब एसीड किया जाता है, ठीक है, अधिमिलन करवाया जाता है। तो क्षेत्र का अधिमिलन होना भी एसिड ही होता है, या फिर कोई मान लेना या फिर शामिल होना, ये भी एसिड होता है। तो अगर वो अधिमिलन के लिए मान जाते हैं तो वो शामिल भी हो जाएंगे, तो ऐसे भी याद कर सकते हो एसिड को। अगला वर्ड तो बहुत ही सिंपल है, आप जानते ही हैं, एक्सेप्टेबिलिटी। ये कठिन में रखा है मैंने, क्योंकि कुछ लोगों को, सबके लिए सरल होना वो अलग मापदंड है, ठीक है, वो सबके लिए सरल वाले आगे आएंगे, फिर लास्ट में जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन में रखेंगे उनको। एक्सेप्टेबिलिटी यानी कि स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकार्य, ये आप जानते हो, इनको ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है, क्लास को लंबी करना है ऐसे ही। एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति, लेकिन ये जो विधिक अर्थों में वर्ड दिया हुआ है इसको अच्छे से याद कर लेना, प्रतिग्रहण। एक्सेप्टेंस यानी कि प्रतिग्रहण, ठीक है। वैसे तो अर्थ स्वीकृति होता है, लेकिन वो आपसे जब पूछेगा तो वहां स्वीकृति नहीं दिया होगा 100%, वहां पर प्रतिग्रहण ही मिलेगा आपको, याद रख लेना, ठीक है। तो प्रतिग्रहण याद कर लेना, एक्सेप्टेंस का ही अर्थ होता है, लेकिन लीगल रेफरेंस में। एक्सेस का मतलब वही होता है कि हमें उसकी अकाउंट की एक्सेस दे दो, यानी वहां तक पहुंच, या फिर प्रवेश, या फिर प्रवेश करना, ये एक्सेस होती है, ठीक है। इसी प्रकार से एक्सेसरी क्या होती है, तो सहायक साधन जो होते हैं उनको एक्सेसरी बोलते हैं अपने, ठीक है, या फिर अनुसंगी भी बोल सकते हो आप, है ना, या फिर उपसाधन भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये सब क्या होते हैं, एक्सेसरी के पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक्सीडेंटल आप जानते हो अच्छे से, एक्सीडेंटल का क्या मीनिंग होता है, तो एक्सीडेंटल का मीनिंग होता है आकस्मिक, ठीक है। एक्सीडेंटल आप अच्छे से जानते हो, आकस्मिक हो गया, या प्रासंगिक हो गया, या फिर संयोगिक हो गया। जैसे आपसे मान लो लाइक वाले बटन पे क्लिक हो गया तो वो एक्सीडेंटल है, बिकॉज जानबूझ के तो आप करते नहीं हो, तो वो एक्सीडेंटल चीजें हैं, ठीक है ना, यानी कि अचानक हो गई मान लो, आकस्मिक, या फिर प्रासंगिक हो गया, या संयोगी हो गया, ऐसा मान लो, है ना। संयोग से तो आप डिसलाइक पे भी जा सकते हो। अगला है एकोमोडेट। एकोमोडेट जयपुर में जो लोग रह रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं एकोमोडेशन का क्या मीनिंग होता है, ठहरना या फिर स्थान देना। एकोमोडेशन का मीनिंग होता है ठहरना या फिर स्थान देना, ठीक है। या फिर आप सामंजस्य भी, जहां पर आप ठहर रहे हो वहां पर सामंजस्य बिठाना भी तो जरूरी है, ठीक है, तो समायोजित भी करना पड़ेगा आपको चीजों को। तो ये मीनिंग होते हैं एकोमोडेट के, ठीक है। 3 मीनिंग है, मुझे संभावना कम लग रही है वो निम्न में से किस अर्थ नहीं है, क्योंकि एक जैसे से अर्थ हैं लगभग, और कंफ्यूज करेगा तो इजीली प्रश्न हो जाएगा। अगर प्रश्न आ गया तो इजीली आप कर दोगे उसको। ठहराना या स्थान देना एकोमोडेशन का आप अच्छे से जानते हो। फिर जब आप वहां पर स्थान दे रहे हो तो उनमें सामंजस्य बिठाना भी आपका ही काम है, ओनर और किराएदार के बीच में, यानी कि समायोजित भी करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गए एकोमोडेट के मीनिंग्स। एकॉर्ड, एकर्ड के मीनिंग आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एकर्ड के क्या मीनिंग होते हैं, तो समझौता, एक तो अर्थ हो गया एकॉर्ड का, ठीक है। या दूसरा इसका अर्थ होता है प्रदान करना, ठीक है, प्रदान करना भी एकर्ड का अर्थ है। इसके अलावा अनुरूप होना, ठीक है,
किसी चीज के अनुरूप होना, वो भी एक्वर्ड का ही मीनिंग है। तो ये तीनों अर्थ हैं, अलग अलग पूछे जा सकते हैं आपसे इजीली। समझौता भी एक अर्थ होता है, प्रदान करना भी एक अर्थ होता है, अनुरूप होना भी एक अर्थ होता है, अलग अलग संदर्भों में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, प्रशासन के अंदर। तो तीन मीनिंग होते हैं एक्वर्ड के, समझौता, प्रदान करना या फिर देना, और तीसरा है अनुरूप होना। ये सब एक्वर्ड है, ठीक है। इसके बाद में अकाउंट। अकाउंट आप सब जानते हो, अकाउंट का मतलब होता है खाता, ठीक है, या फिर लेखा बोल लो अकाउंट को, है ना। अकाउंटिंग आप जानते हो, लेखांकन को बोलते हैं, तो लेखा होता है अकाउंट। या फिर हिसाब करते हो आप, ठीक है, महीने के लास्ट दिन। या फिर अकाउंट का एक मीनिंग और भी होता है समझना। अगर ये आप क्रिया रूप में यूज कर रहे हो इसको, तो इसका मतलब होता है समझना या फिर मानना, क्योंकि आपको अकाउंट को समझना बहुत ही जरूरी होता है। सबसे मुश्किल अकाउंटिंग ही है, तो इसको समझना जरूरी है। तो अकाउंट का मीनिंग होता है समझना या फिर मानना, ठीक है। अकाउंट से ही वर्ड बना है अकाउंटेबल, जो आप अच्छे से जानते हो। अकाउंटेबल का मतलब होता है उत्तरदायी या फिर जवाबदेह, ठीक है। ये भी अकाउंट के ही, अकाउंटेबल के मीनिंग है उत्तरदायी या फिर जवाबदेह, ठीक है। इसके अलावा अकाउंटेबल देनदार को भी बोलते हैं। अकाउंट फॉर का अर्थ क्या होता है? जब भी फॉर लगा देते हैं प्रीपोजिशन, तो उसका अर्थ फिर कारण से रिलेटेड होता है लगभग लगभग, ठीक है। तो अकाउंट फॉर का अर्थ हो गया कारण बताना, ठीक है, या फिर हिसाब देना। किस पर्पज के लिए? फॉर का मतलब पर्पज के लिए यूज करते हैं, तो पर्पज के लिए तो आपको बताना पड़ेगा क्या कारण है उसका, क्या पर्पज है। तो कारण बताना या फिर हिसाब देना कोई चीज का, या लेखा जोखा देना, वो सब अकाउंट फॉर के मीनिंग है। अगला वर्ड है एक्वर। एक्वर का मीनिंग होता है प्राप्त होना, ठीक है। एक्वायर करना किसी चीज को, वो अलग है, लेकिन ये एक्वर है। एक्वर का मीनिंग होता है प्राप्त होना, ठीक है, या फिर संचित होना, ठीक है, या जमा होना, प्राप्त होना या प्रोद्भूत होना। ये सारे एक जैसे ही अर्थ हैं, तो इनको आप याद कर सकते हो इजीली। एक्वर का मीनिंग आप याद कर लेना, प्राप्त होना, बस, ठीक है। एक्यूमुलेट का मीनिंग क्या होता है? एक्यूमुलेट का अर्थ होता है जमा होना या संचित होना, फिर ये सेम ही है वर्ड। एक्योर अगर आपने याद कर लिया, एक्कर आपने अगर याद कर लिया, तो ये भी आपको याद हो जाएंगे इजीली, ठीक है। एक्यूमुलेट यानी कि जमा होना या संचित होना। इसी प्रकार एक्यूमुलेशन का क्या मीनिंग होगा? तो जमा, संचय या फिर संचयन, ठीक है, एक जैसे वर्ड है। अगला वर्ड है एक्यूरेट। एक्यूरेट तो आप जानते ही हो, एक्यूरेट का मतलब होता है यथार्थ, ठीक है। जैसे आप एक्यूरेट तुक्का मारते हो, यथार्थ, सही या सटीक, ये सारे एक्यूरेट के ही अर्थ होते हैं। या फिर परिशुद्ध, है ना, विशुद्ध तुक्का आप लगाते हो, परिशुद्ध तुक्का आप लगाते हो, तो वो एक्यूरेट को बोलते हैं। एक्यूरेसी भी परिशुद्धता को बोलते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, एक्यूरेट का मीनिंग होता है यथार्थ, सही या फिर सटीक। एक्यूज आप अच्छे से याद कर लेना, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। आपके ट्रांसलेशन जो आता है आरएएस मेंस में, अगर आप में से कोई आरएएस मेंस वाला देख रहा है, वैसे तो ऐसा ही वाला ही देख रहे होंगे, लेकिन ये क्लास सबके लिए जिनके एग्जाम में पारिभाषिक शब्दावली आती है, तो सबको शेयर करना ही है, ठीक है। लेकिन ऐसा ही वालों के क्योंकि ज्यादा आती है, तो क्लास के रूप में आप ज्यादा देखना इसको, ठीक है। तो एक्यूज ध्यान रख लेना, एक्यूज का अर्थ होता है अभियोग लगाना, ठीक है। ये अपने जो गारंटी एक्ट पढ़ते हैं उनमें वर्ड ज्यादा यूज होता है एक्यूज, यानी कि अभियोग लगाना। रेड में लिखा हुआ है, तो आप इसको अलग से नोट डाउन करो और अच्छे से याद करना। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज करना, ये तो आप जानते हो, प्राप्ति सूचना देना या कोई पावती देना। पावती यानी रसीद को बोल रहे हैं, ठीक है, पावती देना। या फिर प्राप्ति को स्वीकार करना, कोई रिसिप्ट मिली है उसको स्वीकार करना भी एक्नॉलेज ही होता है, ठीक है। तो ये रिसिप्ट से रिलेटेड वर्ड है एक्नॉलेज। तो प्राप्ति सूचना देना या पावती या रसीद देना या फिर प्राप्ति स्वीकार करना, ये सारे एक्नॉलेज के ही मीनिंग है, ठीक है। यानी कि स्वीकार करना या फिर अभिस्वीकार करना कह लो, या फिर आभार व्यक्त करना। एक्नॉलेज करना किसी को, आभार व्यक्त करना या फिर आभार मानना, ये भी आप जानते हो। एक्वायर मैं पहले ही बता चुका हूं, एक्वायर का जिसमें क्यू आ रहा है उसका मीनिंग है अर्जित करना या अर्जन करना। कोई संपत्ति एक्वायर करते हो यानी कि अर्जित करना या अर्जन करना, तो उसी से रिलेटेड वर्ड है
एक्विजिशन जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है अधिग्रहण या फिर अर्जन। एक्वायर से ही बना है तो आप इजीली याद कर सकते हो। इसी प्रकार एक्विट, एक्विट यानी क्विट करना, क्विट का मतलब होता है उसको मुक्त करना, तो दोष मुक्त करना एक्विट का अर्थ होता है। इसी प्रकार से एक वर्ड है एक्विटेंस। एक्विटेंस का क्या मीनिंग होता है? तो इसके 3 अर्थ हैं, अच्छे से याद करना इस वर्ड को, एक्विटेंस को अच्छे से याद करना, ठीक है। पहला अर्थ तो इसका होता है भुगतान, ठीक है, पे करना, भुगतान। दूसरा है रसीद, रसीद भी एक्विटेंस को ही बोलते हैं, भुगतान भी एक्विटेंस को बोलते हैं। और तीसरा इसमें जो वर्ड है वो आप अच्छे से याद करना, लीगल रेफरेंस में इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? भरपाई, निस्तारण। भरपाई करना या फिर निस्तारण करना एक्विटेंस ही होता है। लीगल रेफरेंस में ये वर्ड यूज किए जाते हैं, भरपाई या फिर निस्तारण, एक्विटेंस के, ठीक है। अब आगे वो 2 वर्ड जिनका मैं वेट कर रहा था, ठीक है, ये आप अपने नोट्स में नोट करना है, ऐसे वर्ड आते रहेंगे आगे भी, ठीक है, जिनकी स्पेलिंग में आप ध्यान से देखना, स्पेलिंग सेम है दोनों की, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इनका यूज कहां हो रहा है सेंटेंस के अंदर। एक एक्ट है जो आपको सेंटेंस में कहीं भी यूज करना पड़े तो वहां पर उसमें आपको कैपिटल लेटर में ही उसको यूज करना पड़ेगा। जो कैपिटल वाला एक्ट है उसका अर्थ तो होता है अधिनियम, ठीक है, ये तो आप जानते हो, एक्ट का मतलब अधिनियम होता है। और ये जो एक्ट होता है ये होता है एक्टिंग वाला एक्ट, है ना। ओवर एक्टिंग वाले जो लोग हैं वो जानते हैं इसको अच्छे से। एक्ट जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है एक्ट, उसका मीनिंग होता है कार्य या कृत्य या फिर कार्य करना, ठीक है। तो ये स्मॉल लेटर वाला है। तो ऐसे वर्ड आएंगे आगे, जोड़े के अंदर आएंगे, तो इनको आप अलग से नोट करके रखें। एक्ट और एक्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए पक्के पूछे जाएंगे, ठीक है। स्मॉल लेटर वाले का मीनिंग होता है कार्य या फिर कृत्य या फिर कार्य करना, यानी कि वो क्रिया के रूप में यूज होता है। एक्ट जो कैपिटल में आता है उसका अर्थ होता है अधिनियम। एक्टिंग, तो एक्टिंग तो आप जानते हो, एक्टिंग का मतलब जैसे मान लो एक्टिंग गवर्नर यानी कि कार्यकारी राज्यपाल, ठीक है, ये वाला एक्टिंग। एक्शन आप जानते हो, एक्शन करना, कोई कार्रवाई करना, है ना, या फिर क्रिया या फिर कोई कार्य करना, ये एक्शन होता है। एक्शन प्लान आप जानते हो, कार्य योजना, प्लान यानी कि योजना, तो कार्य योजना हो गया एक्शन प्लान। एक्टिवेट करना यानी कि सक्रिय करना, ठीक है। इसी प्रकार एक्टिविटी गतिविधि को बोलते हैं या फिर कार्यकलाप को बोलते हैं। तो ये तो सिंपल वर्ड है। अगला वर्ड है एडिक्वेट। एडिक्वेट आपको याद करना पड़ेगा। एडिक्वेट का अर्थ होता है इनफ या फिर पर्याप्त, ठीक है। एडिक्वेट का अर्थ क्या होता है? पर्याप्त या फिर इनफ। अगला वर्ड है एडेर टू। इसको आप एडेर टू मत पढ़ो, इसको आप अंधेरा पढ़ो, है ना, अंधेरा, ऐसे अंधेरा, आप एक नजर में तो अंधेरा ही पढ़ा होगा आपने। एडेर टू का मीनिंग अंधेरा क्या रहना चाहिए? कायम रहना चाहिए ना, नहीं रहना चाहिए वैसे तो शक्तिमान रेफरेंस के रूप में आप याद कर सकते हो, कायम रहना। तो एडेर टू का मीनिंग होता है कायम रहना, यानी कि दृढ़ रहना या फिर जमे रहना, ठीक है, या फिर पालन करना। तो ऐसा वर्ड आपको पहले भी मैंने एक बताया था, क्या था? एबिड, है ना, बोली जब लगाते हैं तो वो उस पर कायम रहते हैं, तो एबिड का भी यही अर्थ होता है और एडेर टू का भी यही मीनिंग होता है, कायम रहना या किसी चीज पर दृढ़ रहना या जमे रहना या फिर पालन करना, ठीक है। एडजर्न आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। एडजर्न का मीनिंग क्या होता है? कोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है स्थगित करना, ठीक है। एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना। और एडजज का क्या मीनिंग होता है फिर? एडजज हमेशा लीगल रेफरेंस में यूज किया जाने वाला वर्ड है। एडजज का अर्थ होता है न्याय निर्णित करना, यानी कि न्याय करना एक प्रकार से, ठीक है, फैसला सुनाना, एडजज करना, ठीक है। एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं? तो समायोजन बोलते हैं, ये तो आप जानते हो। आगे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ वर्ड हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्टर, है ना, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वो तो प्रशासक होता है। एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर का अर्थ हो गया प्रशासन करना, ठीक है। एडमिनिस्टर, ये आपको ज्यादा समझाने की मुझे लगता है आवश्यकता है नहीं, ठीक है। या फिर किसी को जब अपने शपथ दिलाते हैं, ठीक है, तो उसको भी एडमिनिस्टर बोलते हैं। या फिर कोई मैनेजमेंट करना भी एडमिनिस्टर का, क्योंकि प्रशासन प्रबंधन, अगर आपने लोक प्रशासन पढ़ा है तो प्रशासन और प्रबंधन लगभग सेम ही है, ठीक है। कुछ इनमें मूलभूत अंतर भी है लेकिन लगभग सेम है। तो
एडमिनिस्टर का मतलब होता है प्रबंधन करना, यानी मैनेजमेंट करना या फिर व्यवस्था करना। इसी प्रकार से जैसे एडमिनिस्ट्रेड प्राइस का क्या मीनिंग होगा? एडमिनिस्ट्रेड प्राइस का मतलब होगा आरक्षित कीमत या फिर निर्देशित कीमत। एडमिसिबल ये इसी से बना है, ठीक है, एडमिट करने से ही बना है कि एडमिट, या आप एडमिट कर लो यानी कि स्वीकार कर लो, तो उसी से वर्ड बना दिया एडमिसिबल, तो इसका मतलब होता है स्वीकार्य या फिर ग्राह्य, ठीक है। एडमिट आगे आ ही गया, एडमिट का अर्थ एक प्रवेश करना होता है, ठीक है, बिना एडमिट कार्ड के प्रवेश नहीं दिया जाता। प्रवेश देना होता है, प्रवेश करने देना या फिर अंदर आने देना, ये सब एडमिट के अर्थ होते हैं। एक एडमिट का अर्थ स्वीकार करना होता है या फिर मान लेना होता है, ठीक है। तीसरा, जैसे आप लोग स्वीकार करने को तैयार ही नहीं हो कि रिसर्च मानते नहीं हो ना, आपकी रिसर्च वाली वीडियोस आ जाएगी 10 तारीख तक, पर वो नहीं, कमेंट पे कमेंट धकने हैं, हमें तो धकते रहो, फिर क्या इलाज है, कमेंट सेक्शन भरा जाएगा, और तो क्या है। प्रविष्टि करना, ठीक है, एक एडमिट का अर्थ होता है दाखिल करना या प्रविष्टि करना, ठीक है। एडमिशन करते हैं ना स्कूलों में, उस क्या करते हैं, दाखिल ही तो करते हैं, ठीक है। तो प्रविष्टि करना या फिर दाखिल करना या दाखिला देना, ये सब एडमिट के ही अर्थ है, ठीक है। एडोप आप सभी जानते हो, गोद लेना या फिर दत्तक लेना, ये एडोप्ट का मीनिंग होता है। या फिर किसी को अपनाना भी क्या होता है, एडोप्ट। जैसे कोई सिचुएशन को, जैसे क्रिकेट में बोलते हैं कि सिचुएशन को एडोप्ट करना बहुत जरूरी है, इसका मतलब सिचुएशंस को अपनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अंगीकार करना या अपनाना, ये एडोप्ट का मीनिंग है। अगला वर्ड अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अडल्ट देख के आप वयस्क पक्का लिखा हुआ मिलेगा वहां पर, और आप इसको कर दोगे वयस्क से, लेकिन अडल्ट्रेशन है ये, ठीक है। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट या फिर अपमिश्रण। याद करने का तरीका क्या है, तो जो जेनजी है या फिर जो आगे आने वाली जनरेशन है, जेन क्या अल्फा है या बीटा है, अभी अल्फा बीटा ही होंगे ना, हाँ। तो अडल्ट्रेशन जो है वो थोड़ी सी मिलावटी हो रही है अभी, इसका मतलब है अपमिश्रण या मिलावट। तो एडल्ट्रेशन का मीनिंग क्या हो गया, अपमिश्रण या मिलावट। इसके बाद एडवांस से रिलेटेड आप जानते ही हो, एडवांस का मतलब हो गया अग्रिम। एडवांस आप जानते हो, एडवांस पे करते हो आप किसी को, तो अग्रिम या फिर पेशगी या फिर अग्रिम, यही वर्ड है, ठीक है। एडवांसमेंट का अर्थ क्या होता है, एडवांसमेंट का मतलब उन्नति या फिर तरक्की होना, ठीक है। एडवांटेज का क्या मीनिंग होता है, एडवांटेज तो लाभ, फायदा, सुलाभ, सुविधा, अनुकूल स्थिति होना, ठीक है। ये आपको एक एडवांटेज है, ठीक है ना, इसका मतलब आपके लिए स्थिति अनुकूल है, तो ये एडवांटेज के मीनिंग हो गए। फिर एडवर्स का क्या मीनिंग होता है, एडवर्स का मीनिंग हो गया प्रतिकूल होना, ठीक है। एडवर्स स्थिति, एडवर्स हो रही है तो प्रतिकूल स्थिति, एडवर्स सिचुएशन है ना, प्रतिकूल स्थिति। एडवर्टाइजमेंट से बना है, विज्ञापन से बना है। एडवर्टाइज का अर्थ होता है विज्ञापन देना या फिर विज्ञापित करना, ठीक है। अफेक्ट का क्या मीनिंग होता है, तो अफेक्ट होता है प्रभाव डालना या किसी को प्रभावित करना, ठीक है। प्रभाव डालना या किसी को प्रभावित करना होता है अफेक्ट। एफिडेविट का क्या मीनिंग होता है, एफिडेविट होता है शपथ पत्र। एफिडेविट आप जानते हो शपथ पत्र होता है। एफिलिएटेड का क्या मीनिंग होता है, एफिलिएटेड मतलब होता है रिलेटेड, एफिलिएटेड रिलेटेड, एफिलिएटेड रिलेटेड, ऐसे याद रख सकते हो, रिलेटेड यानी संबद्ध होता है। अफर्मेटिव, इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत पढ़े होंगे, सिंपल सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, तो अफर्मेटिव का अर्थ हो गया सकारात्मक। एफिक्स का मतलब आप किसी चीज को एफिक्स करते हो, चिपकाते हो, यानी कि लगाना, एफिक्स का मतलब लगाना। अफोर्ड करना यानी कि वहन करना, है ना, या फिर समर्थ होना किसी चीज में, ठीक है, या फिर खर्चा प्रदान करना या दे सकना, ये सारे एक जैसे ही अर्थ हैं, तो अफोर्ड आप जानते हो। इसी प्रकार अफोर्डेबल का मतलब हो गया वहनीय या फिर किफायती या सस्ता, ठीक है। अफोर्डेबल प्राइस का मीनिंग हो गया कम कीमत पर। एजेंडा को याद कर लेना, एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची। एजेंडा बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। एजेंडा का अर्थ होता है कार्यसूची, ठीक है।
एग्रीव्ड का क्या मीनिंग होता है और एगिटेशन का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। एग्रीव्ड का मीनिंग होता है पीड़ित और एगिटेशन होता है आंदोलन। किसी भी सूरत में आप इनके ये अर्थ नहीं जान सकते इन वर्ड को देखकर, इसलिए मैंने इनको रेड किया है ताकि आप इनको बार बार पढ़ें, अच्छे से याद करें, और एग्जाम में ऐसे ही वर्ड पूछे जाएंगे जिनकी सूरत देख के आप उनके अर्थ नहीं बता पाओगे, ठीक है। जैसे ये अफोर्डेबल प्राइस है, तो अफोर्डेबल तो आपको पता है क्या होता है, प्राइस का भी आप अनुमान, प्राइस तो पता ही होता है सबको, कीमत होता है। तो वो आपसे ऐसे वर्ड पूछने की कोशिश करेंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, उनकी शक्ल भी आपने हो सकता है नहीं देखी हो, शक्ल, है ना। तो एग्रीव्ड का मीनिंग होता है पीड़ित, आपको याद करना पड़ेगा। एग्रीव्ड का अर्थ होता है पीड़ित। जैसे एग्रीव्ड को आप ऐसे पढ़ सकते हो आग, ठीक है, आग लग जाती है तो फिर पीड़ित ही होता है बंदा, ठीक है। तो एग्रीव्ड का मतलब पीड़ित। और एगिटेशन, जिसके अंदर आग होती है वही आंदोलन करते हैं, तो एगिटेशन का अर्थ हो गया आंदोलन, ठीक है। इसी प्रकार एड, एड तो आप जानते हो सहायता या मदद करना, ठीक है। एड, फर्स्ट एड, है ना, फर्स्ट एड आप जानते हो ना, तो वही होता है सहायता या मदद। अलार्मिंग सिचुएशन, अलार्मिंग सिचुएशन आप जानते हो चिंताजनक स्थिति या फिर खतरे की स्थिति जब होती है उसको बोलते हैं हम अलार्मिंग सिचुएशन की, अब अलार्म बज चुके हैं। अलर्ट आप जानते हो सजग, सतर्क करना, है ना, ज्यादा इन पर जोर देने की आवश्यकता है नहीं। एलियास और एलिबी, यही वो सेम रेड वाले में आ गए, ठीक है। इनको अलग से लिख लेना या फिर आप हाईलाइट कर लेना, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। अलग से लिखना चाहो तो अलग से लिख सकते हो, अच्छे से याद हो जाएंगे। ए लेटर से आएंगे, फिर बी से आएंगे, फिर सी से, ऐसे पूरी आपके 20 एक पेज की बन जाएगी सीरीज। एलियास, एलियास कहां पर मैंने देखा है यार, एलियास का अर्थ उर्फ होता है ना, अक्का जिसको बोलते हैं ना, अक्का भी बोलते हैं, एके जिसको अक्का बोलते हैं अपने, है ना, एके वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। उपनाम या उर्फ को एलियास बोलते हैं। अगर आपको कोई याद आ रहा हो ना तो एलियास कंप्यूटर रेफरेंस में मैंने देखा है एलियास कहीं पर, तो जरूर लिखना कि कमेंट सेक्शन में लिखना कि एलियास कहां पर यूज होता है, ठीक है। एलिबी को आप अली बाबा 40 चोर से याद रख लेना कि वो फरार ही रहते थे लगभग, तो कहीं पर अन्यत्र, यानी कि अन्यत्र होने का साक्ष्य क्या होता है, एलिबी, ठीक है। और एलियास जो है उसका अर्थ होता है उर्फ, अक्का से आप इसको मैच करा सकते हो, ठीक है। अलाइन, अगला वर्ड है अलाइन। अलाइन का मीनिंग होता है अन्य देशीय या फिर विदेशी, ठीक है। अलाइन का अर्थ होता है अन्य देशीय या फिर विदेशी। अलाइन आप जानते ही हो विदेशी को बोलते हैं, ठीक है। एलियन जैसा याद कर सकते हो कि एलियन सा ये कौन है, यानी विदेशी सा कौन है, तो एलियन या अलाइन जैसे भी याद करना चाहो तो विदेशी। अलाइनमेंट जो है, अलाइनमेंट आप जानते हो, अलाइनमेंट का अर्थ होता है सीधा या फिर सीध या संरेखण। और एक वर्ड और भी है अलाइनमेंट के लिए, उसका मतलब है गठबंधन, ठीक है ना। अलाइनमेंट का अर्थ क्या होता है, गठबंधन, ठीक है। एलिगेशन का क्या मीनिंग होता है, एलिगेशन तो आप अच्छे से जानते हो, आरोप या फिर अभिकथन। ध्यान रख लेना, आरोप सामान्य अर्थ होता है एलिगेशन का, लेकिन जब विधि के संदर्भों में यूज करना होगा तो अभिकथन वर्ड यूज करेंगे, तो एलिगेशन का अभिकथन जो अर्थ है वो आप याद कर लेना। एलिगेंस, एलिगेंस निष्ठा को बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता हो एलिगेंस, बहुत बार आप वर्ड यूज करते हो सकता है आपको उसका अर्थ नहीं पता हो हिंदी के अंदर क्या है, तो एलिगेंस का अर्थ होता है निष्ठा, ठीक है। इसका संधि विच्छेद करके लिख देना कमेंट सेक्शन में, और संधि का नाम भी लिख देना। अगला है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है कमी, उन्मूलन, उपशमन, न्यूनीकरण, पहले आ चुका है। अलायंस आप जानते हो, मैत्री या गठबंधन, अलायंस तो आप जानते हो गठबंधन, ठीक है। एलोकेशन, एलोकेशन एलोट करना, चीजों को आवंटित करना, तो एलोकेशन का मीनिंग हो गया आवंटन या फिर नियतन, नियत करना, ठीक है। अलॉटमेंट भी इसी से रिलेटेड वर्ड है, आवंटन होता है जिसका मीनिंग। इसके अलावा अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन का मतलब जैसे साउंड अल्टर करती है ना, चेंज होती रहती है, साउंड अल्ट्रेशन आपने सुना होगा,
तो अल्टरेशन का मतलब होता है बदलाव या फिर परिवर्तन, ठीक है। अल्टरनेटिव क्या होता है, तो अल्टरनेटिव तो जानते हो यार आप, विकल्प या फिर वैकल्पिक अल्टरनेटिव होता है, ठीक है। अगला वर्ड है अमलगेट। नहीं यार ये तो नहीं है, इसका क्या, एमलगमेट, क्या है ये, जो भी है ये एमलगमेट नहीं हो रहा प्रोनाउंस यार, सच्चाई है ये तो, ठीक है। अमलगमेट जो है इसका मीनिंग है मिलाना या फिर समामेलित करना, ठीक है। इतना अपने पास में समय नहीं है भाई कि इनको मैं खुद चेक करता फिरूंगी इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, ठीक है, नहीं पता भाई, बहुत वर्ड है, इतना समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है पहली बात तो, ठीक है। ऊपर से ये शब्द जो है ऐसे आ जाए बीच में, ये परीक्षा के लिए होते हैं कि कितना गाता है तुझे। तो इसका मीनिंग होता है मिलाना या फिर समामेलित करना। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस तो आप जानते हैं, एम्बिग्यूअस टॉक करके एक शो भी आता है शायद, तो उसका मीनिंग होता है अस्पष्ट या फिर द्विअर्थक, डबल मीनिंग, ठीक है। एम्बिग्यूअस यानी संदिग्ध या संदिगार्थ या अस्पष्ट, ये एम्बिग्यूअस के मीनिंग होते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट का अर्थ होता है संशोधन, ठीक है। अमेंडमेंट का अर्थ क्या होता है, संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप जानते हो अच्छे से। एम्यूनिटी, एम्यूनिटी का अर्थ होता है सुख सुविधा, है ना, एम्यूनिटी होती है सुविधा या फिर सुख सुविधा, जो मर्जी कह लो आप, एम्यूनिटी। एनालॉजी वर्ड आप जानते हो, एनालॉजी रीजनिंग में पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड, सादृश्यता जिसको बोलते हो आप, तो एनालॉजियस का मीनिंग होता है समान, सदृश या फिर अनुरूप, ठीक है। इसी प्रकार से एंसिलरी, एंसिलरी याद करना पड़ेगा आपको, एंसिलरी सहायक होता है, ये आपने एक्सेसरी पढ़ा होगा, सहायक, अनुसंगी, ये सेम अर्थ है एक्सेसरी के भी और सेम अर्थ है एंसिलरी के भी, सहायक, अनुसंगिक या फिर अनुसंगी, ठीक है। एनिक्सर, एनिक्सर है शायद ये, है ना, एनिक्सर यानी संलग्न, संलग्न, ठीक है, एनिक्सर। अनाउंसमेंट क्या होता है, अनाउंसमेंट होता है घोषणा, उद्घोषणा या फिर ऐलान, ठीक है। इसके अलावा आख्यापन को भी बोलते हैं अनाउंसमेंट अपने, ये तो जानते ही हो आप। एनोमेली, मेली को मेला, मेला यानी कि संगति सही नहीं होना, तो ठीक है, यानी कि विसंगति, विषमता या असंगति, तो ये एनोमेली, मेला से याद कर सकते हो, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं क्योंकि लगभग क्लास 1 घंटे की हो चुकी है शायद, तो अपने ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास में भी समय देखना पड़ेगा ना कितना है आपके पास क्लास लगाने का, ठीक है, उस हिसाब से अपने कर रहे हैं। एनोनिमस कंप्लेंट, एनोनिमस कंप्लेंट का अर्थ होता है, कंप्लेंट जानते हो शिकायत, एनोनिमस का अर्थ हो गया गुमनाम शिकायत, है ना, गुमशुदगी की जो। आंसरेबल, आंसरेबल तो आप जानते हो, आंसर का मतलब उत्तर होता है, आंसरेबल होता है उत्तरदायी या जवाबदेह, ये आप याद कर लेना अच्छे से, रेड कलर में जो लिखा हुआ है। एंटीसीडेंट्स, इसका अर्थ होता है पूर्ववृत्त या फिर पूर्व आचरण, ठीक है। इनको अपने लास्ट में जो मोस्ट टिपिकल शब्द होंगे ना, ये रेड वाले या फिर जिनमें स्पेलिंग वाला जो पंगा है छोटी बड़ी वाला, इनको लास्ट में सारी जब 26 क्लासेस हो जाएंगी तो एक संयुक्त करके एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें इनको आपको अच्छे से याद करवा देंगे, ठीक है। इसके अलावा एंटीडेटेड चेक का मतलब हो गया पूर्व दिनांकित चेक, दिनांक से पहले का चेक, ठीक है, जो चलता नहीं है, ठीक है। एंटीसिपेटरी, जैसे एंटीसिपेटरी का मतलब क्या होता है, एंटीसिपेटरी लीव लेते हैं, कहीं पहले ही छुट्टी ले लेते हैं, तो एंटीसिपेटरी अर्थ होता है अग्रिम, ठीक है, या फिर प्रत्याशित या फिर पूर्व अनुमानित, पहले ही अनुमान लगा लिया जाए जिसका, ठीक है, तो एंटीसिपेटरी। एंटी करप्शन तो आप जानते हो, भ्रष्टाचार निरोधी या भ्रष्टाचार निरोधक। एपेक्स ध्यान रख लेना, जैसे एपेक्स हॉस्पिटल आप कह सकते हो, ठीक है, हॉस्पिटल शिखर पे है क्या वो तो पता नहीं, लेकिन शीर्ष या शिखर एपेक्स का अर्थ होता है, ठीक है। एपेक्स का अर्थ क्या होता है, शीर्ष या शिखर।
अपीयरेंस क्या होती है? अपीयरेंस तो उपस्थिति को बोलते हैं या हाजिरी को बोलते हैं, या फिर किसी का रूप भी एक अपीयरेंस है, ठीक है, या फिर उपसंजाति भी अपीयरेंस को ही बोला जाता है। इसी प्रकार से अपीजमेंट, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, रेड में लिखा है, बार बार बोल रहा हूँ, जो रेड कलर में है उनको तो अच्छे से याद करना है, लास्ट में वीडियो आएगी, आपका काम है अभी से याद करना, ठीक है। अपीजमेंट, अगर आपको इन शब्दों के कोई ट्रिक मालूम है कि इनको इस प्रकार से अपने याद कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना रेड वालों को, ठीक है, ताकि और लोगों का भी भला हो पाए। मेरे पास इतना समय है नहीं कि मैं इनके लिए ट्रिक्स बनाता फिरूं, ठीक है। अपीजमेंट का अर्थ होता है तुष्टिकरण, ठीक है। अपेंडिक्स आप जानते हो, एम लक्ष्मीकांत में भी आपको अपेंडिक्स मिलेंगे बहुत सारे, यानी कि परिशिष्ट, ठीक है। अप्रेजल, अप्रेजल आप जानते हो मूल्यांकन को बोलते हैं, या फिर आंकना किसी को अप्रेजल होता है, या मूल्य निरूपण करना, ठीक है। अप्रिशिएट आप जानते हो, किसी को अप्रिशिएट करना यानी प्रशंसा करना, सराहना, या किसी में वृद्धि करना भी अप्रिशिएशन होता है, ठीक है। एप्रीहेंसिव, ये थोड़ा सा अलग वर्ड है, एप्रीहेंसिव नहीं है, एप्रीहेंशन है। एप्रीहेंशन का अर्थ होता है पकड़ा जाना, ठीक है, या फिर गिरफ्तारी, ठीक है। इसके अलावा और भी अर्थ है, आशंका इसका अर्थ है, बोध या समझ इसका एक अर्थ है, ठीक है। एप्रीहेंशन का अर्थ बोध या समझ भी होता है, आशंका भी होता है, या फिर पकड़ा जाना भी होता है, या गिरफ्तारी भी होता है, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा, अच्छा वर्ड है, ये आपको याद कर लेना है, किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। अप्रेंटिसशिप यानी कि शिक्षुता, ठीक है, अप्रेंटिसशिप यानी कि शिक्षुता। अप्रोच आप जानते हो, अप्रोच का अर्थ क्या होता है, बहुत सारे 6 अर्थ दिए हुए हैं अप्रोच के। एक, पहुंचने के रास्ते, पहुंच या उपागम। दूसरा, इसका अर्थ प्रस्ताव दिया हुआ है। दृष्टिकोण अप्रोच को ही बोलते हैं। इसके अलावा उपमार्ग भी अप्रोच ही होता है, पहुंचना भी अप्रोच होता है, संपर्क करना भी अप्रोच होता है। तो ये सारे अप्रोच के मीनिंग है। क्या अप्रोच आपसे पूछा जाएगा क्या? तो संभावना कम है, बट आप याद कर लेना। अगला वर्ड है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट तो आप जानते हो, एप्रोप्रिएट का अर्थ होता है उचित या फिर उपयुक्त, ठीक है, सही, है ना, ये वर्ड का अर्थ है एप्रोप्रिएट का। या फिर विनियोजन करना भी इसका एक अर्थ है। अप्रूवल, अनुमोदन करना, ठीक है। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी यानी कि मनमाना, जैसे कि बताया ही था मैंने मोनोपोली वाले केस में, ठीक है। आर्बिट्रेरी का अर्थ होता है मनमाना। और आर्बिट्रेशन का क्या मीनिंग होता है, एसआई टेलीकॉम में पूछा हुआ। जो ऑरेंज कलर में वर्ड दिए हुए हैं वो आपसे एसआई टेलीकॉम में पूछे हुए हैं, तो ये ध्यान रख लेना। ए से रिलेटेड एक ही वर्ड आया था एसआई टेलीकॉम में, और वो था आर्बिट्रेशन, जिसका अर्थ होता है विवाचन या फिर विधिक संदर्भों में माध्यस्थम। ये भी इसका अर्थ होता है आर्बिट्रेशन का। विवाचन भी होता है, लेकिन लॉ के संदर्भ में माध्यस्थम भी होता है, ठीक है। अगला वर्ड है एज सर्टन। एज सर्टन, सर्टन मतलब निश्चित होना, ठीक है। तो एज सर्टन यानी कि सुनिश्चित करना या विनिश्चित करना या फिर पता लगाना, ये इसके मीनिंग है। आस्पेक्ट आप जानते हो, आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, पक्ष। तो पक्ष को इंग्लिश में आस्पेक्ट बोलते हैं, पहलू या फिर दृष्टि, ठीक है। अगला वर्ड है एसेंट। एसेंट आप जानते हो, स्वीकृति को बोलते हैं, है ना, सहमत होना, ये सब एसेंट होते हैं। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं लोग उनको पता ही है, जो पढ़ के आ चुके हैं उनको भी पता है असेसमेंट क्या होता है। तो असेसमेंट का अर्थ होता है मूल्यांकन, ठीक है, या फिर निर्धारण। एसेट्स क्या होती है? तो परिसंपत्ति को बोलते हैं एसेट्स। तो असाइन क्या होता है? असाइन का अर्थ होता है किसी को सौंपना, किसी को असाइन करना, ठीक है। तो ये नियत करना भी होता है इसका एक अर्थ, सौंपना भी होता है, सुपुर्द करना भी होता है। तो ये एक जैसे अर्थ है, ठीक है। असिस्टेंट, असिस्टेंस का अर्थ होता है सहायता या मदद, ये तो पता ही है आपको। एसोसिएट आपको पता ही है, सहयोगी को बोलते हैं एसोसिएट, सहयोगी या सहयुक्त। इसके अलावा और भी अर्थ है एसोसिएट के, है ना, 2-3 अर्थ दिए हुए हैं, सहयोगी, सहयुक्त, और फिर तीसरा अर्थ इसका जोड़ना भी होता है एसोसिएट का, है ना, किसी चीजों को एसोसिएट करना यानी जोड़ना। अजम्पशन,
अजम्पशन आप जानते हो, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन रीजनिंग में, है ना। पूर्व धारणा को बोलते हैं अजम्पशन। इसके अलावा पूर्व धारणा और कल्पना एक ही चीज है लगभग लगभग। या फिर एज्यूम करना, जैसे कोई राज्यपाल अपना कार्यभार ग्रहण करता है तो उसको बोलते हैं गवर्नर के द्वारा एज्यूम किया गया ऑफिस को, यानी कि कार्यभार ग्रहण करना, ठीक है। एश्योरेंस जो आपका अभी अभी एग्जाम हुआ है प्लेटून कमांडर, या फिर उसके अंदर ये प्रश्न जो है वो पूछा गया था किसी एग्जाम में, अभी जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर पूछा गया, मुझे नहीं पता, ठीक है। उसमें ये प्रश्न पूछा गया, किसी ने कमेंट किया था कि आज वाले एग्जाम के अंदर आश्वासन और बीमा दोनों दिए हुए, तो उस संदर्भ में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एश्योरेंस का मीनिंग होता है आश्वासन, या फिर बीमा भी होता है इसका अर्थ। एश्योर करना आप जानते हो, आश्वस्त करना होता है। अटैचमेंट का क्या मीनिंग होता है? अटैचमेंट आप जानते ही हो, लगाव होना, यानी कि संलग्नक अटैचमेंट होता है। इसके अलावा कुर्की अर्थ ध्यान रखना, इसका अटैचमेंट को कुर्की भी बोलते हैं, ठीक है, कुर्क करना चीजों को। अटेंशन तो जानते हो, ध्यान होता है, सावधानी होता है, सावधान होना है, ये तो अटेंशन है। एटलीस्ट भी जानते हो, अटेस्ट होता है। अटेस्ट तो आपने बहुत कराए होंगे लेक्चररों से अपने डॉक्यूमेंट्स को, यानी कि सत्यापित करना, या फिर अनुप्रमाणित करना, या तस्दीक करना, या साक्ष्य अंकित करना, ये सारे अटेस्ट के ही मीनिंग है। साक्ष्य अंकित करना पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये अटेस्ट करवाना कोई डॉक्यूमेंट को, वो है ये। ऑक्शन पता ही है आपको, ऑक्शन तो नीलामी होती है या फिर नीलाम करना। ऑडिट आप सब जानते हो, ऑडिट यानी अंकेक्षण, है ना। इसको लेखा परीक्षा भी बोलते हैं, सम परीक्षा भी बोलते हैं। इसके अलावा लेखा परीक्षा करना भी ऑडिट होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑस्टेरिटी मेजर, ठीक है। ऑस्टेरिटी मेजर का क्या मीनिंग होता है, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ऑस्टेरिटी मेजर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ऑस्टेरिटी मेजर जो है रेड में लिखा हुआ है, तो आपको याद करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है मितव्ययता उपाय, ठीक है, मितव्ययता उपाय या फिर किफायती उपाय, ठीक है। ये इसका मीनिंग होता है ऑस्टेरिटी मेजर का। अलग से लिख लेना, याद कर लेना। ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट तो पता ही है, ऑथेंटिक का क्या मीनिंग होता है, प्रमाणिक होता है। तो ऑथेंटिकेट का अर्थ हो गया प्रमाणिक या ठहराना। अथॉरिटेटिव, अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी होता है प्राधिकार या प्राधिकारी, ठीक है। तो अथॉरिटिव क्या हो जाएगा, प्राधिकृत या फिर प्राधिकारिक, ठीक है। ये अथॉरिटी है, यहाँ पर वर्ड मिस हुआ है वो लिख लेना, ये अथॉरिटी है यहाँ पर, ठीक है। ये वर्ड आप लिख लेना, अथॉरिटी। एक्चुअली में क्या है, पेन टेब का जो पेन है ना, वो कुछ दिनों से खराब चल रहा है, ठीक है। तो उसको सही कराने के लिए दिया हुआ है, तो वो जब सही हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर आएगा। अभी तो लैपटॉप से ही काम चलाना पड़ रहा है इसका, ठीक है। तो ये आप लिख लेना, ये अथॉरिटी है। इसीलिए जो है मेन क्लासेस, अब जैसे राजस्थान पॉलिटी की क्लासेस हैं, इको सर्वे की क्लासेस हैं, वो नहीं हो पा रही, उसमें लगभग आपको 7 से 8 दिन लग जाएंगे उस पेन को ठीक होने में। तो तब तक के लिए चलो अपने पढ़ते हैं, जैसे एडजस्ट हो रहा है उसी हिसाब से। अथॉरिटी का मीनिंग होता है प्राधिकारी, ये आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। ऑथोराइज का मीनिंग भी सेम ही हो गया, प्राधिकृत करना, अधिकृत करना। ऑटोनोमस आप जानते हो, ऑटोमेटिक से ही बना है ऑटोनोमस, यानी कि स्वायत्त। ऑक्सिलरी अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, तो आपने अगर संयुक्त क्रिया हिंदी में पढ़ा है, उसका मतलब होता है मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ऑक्सिलरी होता है सहायक, ठीक है। एवर्ट का मीनिंग क्या होता है, एवर्ट का क्या मीनिंग होता है? एवर्ट का अर्थ होता है टालना या बचाना या फिर बचा लेना, ठीक है। एवर्ट का मीनिंग होता है टालना, बचाना या फिर बचा लेना। फिर अपने आगे चलते हैं, तो अवॉइड, अवॉइड भी आप अच्छे से जानते हैं, अवर्ट और अवॉइड सेम ही है। अवॉइड करना किसी चीज को, टालना, परिवर्जन करना या फिर परिहार, ये सारे अवॉइड के मीनिंग है। तो ये जटिल शब्द जितने भी थे ए से रिलेटेड, वो मैंने आपको सारे बताए। सिंपल आप चीजें ध्यान रखना, एक कि जो शब्द आपके विधि जिनके ब्रैकेट में लिखा हुआ उनको 100% याद करना है। जो रेड में किए हुए हैं, रेड कलर में, उनको 100% याद करना है अच्छे से,
ठीक है, आपके पास में उनकी कोई ट्रिक हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको लिखा है अपसामान्य में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा मूल शब्द है, कौन सा प्रत्यय है, जरा देखें तो सही आपकी तैयारी कितनी है, वो भी लिख देना। ठीक है, इसके अलावा जो आपको एक्ट और एक्ट वाला डिफरेंस मैंने समझाया था वैसे वर्ड आएंगे उनको भी लिख के रखना साइड में। ठीक है ना, जैसे अब अपने कुछ 47 एक सरल शब्द भी हैं जो सबको आते हैं, तो जल्दी जल्दी देख लो। एबिलिटी योग्यता, एबल योग्य होता है, एब्सेंस अनुपस्थिति गैर हाजिरी या फिर अभाव को बोलते हैं, एब्सेंट अनुपस्थित रहना या अनुपस्थित को ही बोलते हैं, एब्यूज आप जानते हो दुर्व्यवहार या दुरुपयोग, एब्यूजिव लैंग्वेज होता है गाली गलोच, एकेडमी अकादमी को बोलते हैं, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना या मानना, एक्सीडेंट आप जानते हो दुर्घटना या हादसा। ठीक है, या फिर संयोग को भी एक्सीडेंट बोलते हैं, जैसे आप लाइक कर रहे हो वीडियो को। ठीक है, अचीव प्राप्त करना या हासिल करना, ये सबको आते हैं। अचीवमेंट उपलब्धि होती है। ठीक है, एक्चुअल होता है वास्तविक, एडिशनल होता है जोड़ या योग या फिर परिवर्तन। ठीक है, इसके अलावा एडिशनल आप जानते हो, एडिशनल अतिरिक्त को बोलते हैं। ठीक है, अपर को भी बोलते हैं। ठीक है, एड्रेस का अर्थ क्या होता है, पता, या फिर ये भी बहुत सारे अर्थ इसके दिए हैं संबोधन से रिलेटेड। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक होता है, एडवर्टीजमेंट विज्ञापन को बोलते हैं, एडवाइस आप बोलते हैं सलाह को, एडवाइस, ये दो वर्ड याद कर लेना, ये दो वर्ड याद कर लेना अच्छे से। एडवाइस जिसमें सी है उसका वो आपको ध्यान रख लेना, वो आपके लिए क्रिया नहीं है, वो आपके लिए नाउन है, वो संज्ञा है। एडवाइस जिसमें सी है, सी वाली संज्ञा है और एस वाली क्या है, क्रिया है। ठीक है, इसका अर्थ होता है सलाह देना एडवाइस का, तो अच्छे से याद कर लेना इनको, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एडवोकेट होता है वकील, अधिवक्ता या पक्ष समर्थक या फिर वकालत करना भी एडवोकेट है। अफेयर्स आप करंट अफेयर्स से जानते हो, मामले या फिर कार्य। एज आप जानते हो, एज लिमिट जानते हो। एजेंसी का एजेंसी होता है। एग्री आप जानते हो, एग्रीमेंट आप जानते हो समझौता या सहमति। अलाउ अनुमति या इजाजत देना। अलाउंस याद कर सकते हो, भत्ते को बोलते हैं, है ना, अलाउंस को छूट भी बोलते हैं। अमाउंट भी आप अच्छे से जानते हो, एनालिसिस भी जानते हो, विश्लेषण को बोलते हैं। ठीक है, अमाउंट के ये तीनों अर्थ होते हैं। मिश्र धन आपने गणित में किया होगा, राशि या रकम या फिर मात्रा, ये सब अमाउंट के ही मीनिंग है। अपोलॉजी, ठीक है, क्षमा याचना करना। ठीक है, अपील, जैसे आप अपील का मीनिंग होता है अपील। ठीक है, अप्लाई करना, आवेदन करना, ये सब आप जानते हो, इसलिए मैं ज्यादा इन पे जोर नहीं दे रहा हूँ, ज्यादा लंबी क्लास खींचने का तुक नहीं है कोई। अपॉइंटमेंट नियुक्ति होता है, अप्रोक्सीमेट होता है अनुमान लगाना, आर्ग्यूमेंट बहस होता है, अरेंजमेंट व्यवस्था होता है, एरियर जिसको बकाया बोलते हैं। अब ये दो वर्ड याद रख लेना, वो उसमें नोट कर लो, एक्ट एक्ट में, तो इनके अर्थ याद करो। आर्टिकल जिसमें ए बड़ा होगा वो अनुच्छेद के लिए यूज होगा, और जिसमें ए छोटा होगा उसका अर्थ होगा वस्तु या फिर लेख। ठीक है, इसके अलावा असेंबली, अटेंडेंस सब जानते हो आप। ये अट्रैक्टिव क्या होता है, अवेलेबल क्या होता है, एवरेज क्या होता है, अवॉर्ड क्या होता है, अवेयरनेस क्या होती है। ठीक है, तो ये आप जानते हो अच्छे से। तो ये थी आज की क्लास। ए से रिलेटेड जितनी भी पारिभाषिक शब्दावली गृह मंत्रालय के इस डॉक्यूमेंट में दी हुई है वो सारी मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की है। अगर आपको याद भी हो तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद पढ़ोगे तो और ज्यादा अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, जो मैंने आपको चीजें नोट डाउन करवाई है उनको अच्छे से करना, कि विधिक शब्दावलियों को अलग से लिखना, रेड वालों को अलग से लिखना। ठीक है, और जिनमें स्पेलिंग डिफरेंस है वो अलग से लिखना। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपने यहाँ तक क्लास लगाई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। 26 की 26 क्लासेस यहीं पर आएगी। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।